Yes, good evening to all of you friends. We start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So now it is 9 p.m. We start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं. So उन सबके proof of note करें. आसमा, देव, मयंक, जसप्रीत, गौरव, शिवा, हर्ष, प्रभात, खुशी, नरदान, तेजस्वी, मूव फॉरवर्ड. आप सबको भी होली की बहुत बहुत बधाइयाँ. 2% लोग बोल रहे हैं नहीं देख सकते, तो कीबोर्ड पे कंट्रोल आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो, एड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है, और फिर बुधवार को उसके जवाब में अपलोड करता हूँ. अभी हमने कल रात तक ये इंश्योरेंस का हैंड आउट कंप्लीट किया था. दैट इज 1D1. अभी 1D2 पेंशन और 1D3 फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनका कंबाइन एक ही हैंड आउट है जो मैंने अपलोड कर दिया है. उसमें एक चीज आज पढ़ेंगे और बाकी चीज कल पढ़ेंगे, और परसों हो जाएगा संडे. तब तक हम बजट वाले सेकंड पिलर में पहुंच जाएंगे. हैंड आउट आप जानते हो, मोबाइल ऐप में जय मोनाल पटेल कोर्सेज लेटेस्ट PCB13 बेल आइकन दबाओ, मिल जाएगा. उसी तरह डेस्कटॉप से देख रहे हैं academy.com/moral.org कोर्सेज लेटेस्ट, उसमें PCB13 बेल आइकन दबाओ, राइट हैंड से साइड बार में मिल जाएगा. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंश्योरेंस के बारे में. पेंशन का मैंने कल आपको परिचय दिया था. देखिए, इंश्योरेंस में मरना जरूरी है, तभी पेंशन. इंश्योरेंस में मरेंगे तो फैमिली को पैसा मिलेगा. पेंशन में ऐसा नहीं, आपको मरना नहीं, आप जिंदा रहो. रिटायरमेंट एज जो भी होगी, सपोज 60 क्रॉस किया तो आपका पेंशन चालू हो जाएगा. आप मरेंगे तो फिर आपके हस्बैंड या वाइफ को भी मिलेगा. वो मर जाए तो जो आपने इतने सालों तक प्रिंसिपल कंट्रीब्यूट किया था, वो आपके बच्चों को, नॉमिनीज को मिल जाएगा. ऐसी ही सिस्टम होती है. प्रोविडेंट फंड मैंने बताया था, वो थोड़ा अलग है कि उसमें आप जो पैसा देते हैं वो एक जात का लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट है, कि वो 15 साल तक सरकार को लोन में जाता है, और उसमें से वो आपको पैसा फिर रिटर्न करते हैं. तो लाइफ इंश्योरेंस मरना जरूरी है. पेंशन मतलब रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको पैसा मिलता रहेगा. और प्रोविडेंट फंड वो क्या है, लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट है, 15 साल का तुम पैसा रख दो, सरकार को लोन में दे दो. तो थ्री थिंग्स आर सेपरेट. टुडे आवर ऑब्जेक्टिव इज पेंशन फंड्स. पेंशन की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन कोई लोड नहीं लेना है. उसे हमें ऐसे समझे कि गरीबों के लिए क्या योजना है, मिडिल क्लास के लिए क्या है, वगैरह वगैरह. सो इट इज वेरी इजी. एक एक करके अभी निपटा देते हैं. सबसे पहले एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO फुल फॉर्म याद रखना है. 50s में बना था, कानून से बना था, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, लेबर मिनिस्ट्री के नीचे ये काम करता है. अब ये जो EPFO वाले हैं वो 3 योजना चलाते हैं. एक है प्रोविडेंट फंड, वो मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट जैसा है, कि आपने पैसा दिया जो भी 15 साल के लिए कुछ लॉक हो गया. फिर दूसरा होता है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, मतलब फैक्ट्री में आप काम करते हैं, मर गए, आपकी फैमिली को पैसा मिले, तो डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस. और तीसरा चलाते हैं पेंशन की योजना, तो जब आप रिटायर होंगे तो हर महीने आपको कुछ पैसा मिलेगा, दैट इज पेंशन. तो थ्री थिंग्स, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस एंड पेंशन इज प्रोवाइडेड बाय द EPFO. अब ये किसके लिए है? तो जो वर्कर्स काम करते हैं कोई फैक्ट्री में, और जो 15,000 रुपए तक कमाते हैं, उनके लिए ये लीगली कंपलसरी है, कानूनी रूप से ये अनिवार्य है. तो ऐसा कि वो जो कमाता है उसमें 12% उसकी सैलरी कट होकर EPFO हो जाएगी. उतना ही इक्वल पैसा, मतलब दूसरे 12% मालिक अपने पॉकेट से EPFO में देगा, तो ये 24 गया. और फिर उसके अंदर से आपको जो भी पेंशन और प्रोविडेंट फंड वगैरह की सुविधा मिलेगी जब आप रिटायर होते हैं. तो दैट इज EPFO. अब कुछ लोग इधर ही झंडा उठाते हैं कि तुमने तो कहा कि जो 15,000 तक कमाता है उसके लिए कंपलसरी है, लेकिन मेरी तो सैलरी 30,000 है, फिर भी मेरा EPFO में पैसा कटता है. मैंने आपको बताया लीगली 15,000 तक वालों के लिए कंपलसरी है. उसके ऊपर आप 50,000 कमाओ, लाख रुपए कमाओ, आपके लिए वॉलेंटरी, आपकी इच्छा है, श्रद्धा है तो ज्वाइन करो, वरना आप कोई प्राइवेट पेंशन कंपनी की भी योजनाएं ज्वाइन कर सकते हैं. तो अभी आप समझो कि जो वर्कर है वो किसके लिए कंपलसरी, जो 15,000 रुपीज तक पर मंथ कमाता है.
अब मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो 50,000 कमाता है, तो उसके लिए तो ऑप्शनल है, श्रद्धा है, जॉइन करे। अब जॉइन करे तो फिर प्रश्न ये होगा, जॉइन करे तो प्रश्न ये होगा कि आपने जो बताया 12% कट होगा, तो क्या 15,000 का 12% कट होगा या पूरे 50,000 का 12% कट होगा? क्योंकि अगर पूरे 50,000 का 12% कट होगा, तो ज़्यादा पेंशन मिलना चाहिए क्योंकि आपने ज़्यादा रकम कट करवाई है। इसी के ऊपर की हायर पेंशन इन ईपीएफओ करके लंबी-चौड़ी चर्चा चलते रहती है, वो हमारे कुछ काम की नहीं है। तो बता क्यों रहे हो? क्योंकि द हिंदू आर्टिकल लगता रहता है इस पे, हमें दिमाग खर्च नहीं करना। वो ऐसी बात है कि मान लो कोई 50,000 कमाता है, तो उसका 12% के हिसाब से ज़्यादा पैसा कट हो, तो उसको बड़ा पेंशन मिलना चाहिए, उसका उसको कोर्ट केस चलता है अपने लिए काम करने, आगे बढ़ो। तो वही सब चलते रहता है पूरा दिन उनका, तो इग्नोर इट। ये जो ईपीएफओ है उसका अमल कौन करता है? तो एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। उसमें 3 जात के लोग होते हैं। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स 15। फिर एम्प्लॉयर्स मतलब ये अलग-अलग उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, उसमें से 10 लोग बैठेंगे। और फिर मजदूर, उनकी तरफ से 10 लोग बैठेंगे। मजदूर मतलब मजदूर नहीं बैठेगा, जो मजदूर संघ होगा, ट्रेड यूनियन, उसका कोई नेता उधर बैठेगा। फिर ये लोग डिसाइड करेंगे कि जो पैसा आ रहा है उसका क्या करना है। शेयर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। अब क्योंकि सरकारी संस्था है, तो मान लो ₹100 है तो क्या करेगा? मैक्सिमम मान लो ₹50 गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल देगा। फिर ₹40 कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाल देगा क्योंकि उसको सेफ लगता है वो। शेयर्स में मान लो ₹10 ही डालें, क्योंकि उसको लगे शेयर बाज़ार बहुत रिस्की है। नाउ दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम, क्योंकि आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको शेयर बाज़ार में पैसा लगाना पड़ेगा। ये बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाओ 8-10%, उससे ज़्यादा तो कुछ कमा नहीं सकते। इस कारण से ईपीएफओ अच्छा रिटर्न नहीं देता, ये कंप्लेन लोगों की रहती है। अब जो मैंने आपको बताया कि वर्कर की सैलरी का 12% कटे, मालिक अपना एक्स्ट्रा 12% दे, तो ऐसा करके जो भी पैसा गया 24% वो ये ईपीएफओ संस्था को गया। इसमें आपको पेंशन मिलता है एक बात, दूसरा मिलता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा है कि आपको जो भी 15 साल 20 साल बाद बड़ी रकम मिलेगी। तो प्रश्न ये होगा, ये जो प्रोविडेंट फंड है इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5% 7%। तो ये जो एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड है ईपीएफ, उस पे इंटरेस्ट कितना मिलता है? अराउंड 8.25%। ये हर साल तय करता है कौन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। तो जितनी बार तय करेगा उतनी बार चर्चा में आएगा, तो मैंने आपको बता दिया। अपनी एग्जाम के लिए हालांकि इतना काम करेंगे। मान लो एक मजदूर की सैलरी है 10,000, तो उसमें से मैंने आपको बताया 12% कट करना है, तो 1,200 रुपए जाएंगे ईपीएफओ में। मालिक ने अपने पॉकेट से इक्वल 12% कंट्रीब्यूट करना है, तो अदानी ने अपने पॉकेट से दूसरे 1,200 रुपए देने हैं। तो कुल मिला के कितने गए? 2,400 रुपए गए, किसके नाम पे? मजदूर के नाम पे। किधर गए? ईपीएफओ में। अब इधर से होगा क्या? ये पैसा शेयर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होगा और उसमें से फिर वर्कर को क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, मतलब लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा मिलेगा। ये पूरी योजना है। अब इधर अलग-अलग टाइम पे सरकार ने क्या बोला कि देखो अदानी जी, आप ज़्यादा लोगों को नौकरी दो, तो फिर आपको ये जो खुद के एक्स्ट्रा 1200 कंट्रीब्यूट करने थे, मज़दूर ने जो 1200 कंट्रीब्यूट करने थे, उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ सब्सिडी देगी, सहायता देगी। आप दोनों के नाम पे सरकार खुद टैक्स पेयर के पैसों से ईपीएफओ में पैसा जमा कर देगी। ऐसी अलग-अलग टाइम पे योजनाएँ आई। जैसे 2016 में प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना, कोरोना मतलब 2020 में आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना, 2024 में एम्प्लॉयी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ईएलआई। ये सब में बात क्या होती है कि जो मालिक ने, मजदूर ने ईपीएफओ में पैसा कंट्रीब्यूट करना है, उसमें भारत सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसा उनको हेल्प में दे देगी। अब ये जो पहली 2 योजनाएँ 2016 में प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना या 2020 कोरोना में आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना, उसका आपका हैंडआउट में दिया है, याद रहे तो ठीक है, समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो छोड़ो। तो उसमें मुझे 15 मिनट बर्बाद नहीं करने, वो मुझे इतना काम का लगता नहीं। आपकी तसल्ली के लिए दिया है, कुछ बार स्टेट सर्विस वाले क्या अपना क्वेश्चन बैंक अपडेट नहीं करते, तो हाथ में होना चाहिए कभी ज़रूरत पड़े। तो मैं वो पढ़ाने का वो हैंडआउट में दिया है, देख लेना। आप जो लेटेस्ट स्कीम आई उसको समझते हैं, पिछले साल के बजट में।
उन्होंने कहा ये जो ईएलआई मतलब 2024 बजट में आई एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो ईएलआई स्कीम है उसमें 3 पार्ट है, ए, बी और सी। एक-एक करके समझते हैं। ईपीएफओ अगेन फिलॉसफी क्या है, मालिक कुछ पैसा दे, मजदूर कुछ पैसा दे ईपीएफओ में। अब 2024 बजट में सरकार ने कहा कि देखो कोई मजदूर फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम उसने जॉब जॉइन किया है। आप कहे हमें कैसे पता चले? भाई फर्स्ट टाइम जॉइन किया तो पहली बार उसने ईपीएफओ का अकाउंट खोला होगा ना, तो सरकार को पता चले ये नया आया है। ऐसा जो भी नया लड़का-लड़की जो भी मजदूर सिलेक्ट हुआ प्राइवेट कंपनी में, तो सरकार उसके खाते में 15,000 15,000 रुपए ऐसे ही जमा कर देगी कि मौज करो तुम। तो 15,000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर द फर्स्ट टाइम जॉइनीज हू गेट एनरोल्ड अंडर द ईपीएफओ स्कीम। उसे कहा गया एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पार्ट ए। फिर अदानी कहे पर जॉब तो मैंने दिया ना, तो मुझे भी आप कुछ इनाम दीजिए, शाबाशी दीजिए। तो सरकार ने कहा तुम भी मौज करो कि तुम्हें 3,000 रुपए हम लोग कुछ देंगे। आप वो मतलब डिपेंड करता है कि आपने कितने जॉब्स क्रिएट किए, उसके प्रोपोर्शन में उसको कुछ बोनस मिलेगा। वो उसके एग्जैक्ट अमाउंट हम नहीं जाएँगे, पर समझो अगर वो बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करता है अदानी, तो सरकार उसको भी एक्स्ट्रा कुछ पैसा देगी। तो दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम पार्ट सी, सपोर्ट टू द एम्प्लॉयर्स मतलब मालिकों के लिए कुछ सहायता। आपने ये बता दिया कि मज़दूर को 15,000 देंगे, बी नहीं सी बता दिया कि मालिक को कुछ 3,000 देंगे। तो बी क्या है? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पार्ट बी, उसमें ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण मतलब ये टेबल, कुर्सी, टीवी, फ्रिज, मोबाइल ऐसा कुछ अब फिजिकल चीज़ें बना रहे हैं। ऐसे जो एम्प्लॉयर्स हैं, मालिक हैं, तो उस सेक्टर में या उस फैक्ट्री में जो भी मालिक को और मज़दूर को सरकार कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगी। मतलब पैसा देगी यानी ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करेगी। तो इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स ए, बी एंड सी। थोड़ा-थोड़ा एक-एक लाइन में याद करना है, हैंडआउट में सब दिया देख लेना। ये जो ईपीएफओ है अल्टीमेटली आपको क्या मेन तो काम है पेंशन देगा। अब जो पेंशन देगा तो आपके बैंक खाते में वो आएगा। अब ये ईपीएफओ वालों की पहले क्या बदमाशी चलती थी कि 2-4 बैंकों में ही वो करेंगे कि एसबीआई में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो ही तुम्हारा पेंशन रिलीज़ करेंगे। आप कहे नहीं मेरा तो अखंड आनंद कोऑपरेटिव बैंक सूरत के अंदर अकाउंट है। वो कहे तुम पहले इधर खोलो एसबीआई बीओ बैंक ऑफ बड़ौदा में तब तुम्हारा पेंशन रिलीज़ करते हैं। तो धक्के खिलवाते रहे मज़दूरों को। तो सरकार ने अब लॉन्च किया ईपीएफओ सीपीपीएस सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। वो ऐसा कि सेंट्रलाइज्ड तरीके से ही आपका जो बैंक में अकाउंट है उधर पैसा ट्रांसफर। ऐसा कोई जिद नहीं है कि एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा या ये जोन में है तो इसी बैंक में रहेगा, इस जोन में है तो यही वाला बैंक रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो दैट इज सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। कोई भी बैंक है आपका उसमें पैसा ट्रांसफर होगा। ये ईपीएफओ ब्रांच के धक्के खाने की हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं। ये जो ईपीएफओ मैंने आपको बताया पेंशन मिलेगा जब आप रिटायर होते हैं। मतलब जब आप 58 की एज को क्रॉस करते हैं। अब मान लो कि ये जो वर्कर है उसको 10,000 पेंशन मिल रहा है, जब वो 58 क्रॉस करे। लेकिन वो कहे नहीं मुझे 52 की एज पे ही कुछ पैसा आप दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, क्योंकि मुझे बच्चों की शादी करानी है, उनको फॉरेन भेजना है वगैरह। तो सरकार कहे हाँ ठीक है, ले लो पैसा। लेकिन आप समझो आपका फिर माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि आपका जो रिटायरमेंट फंड था उसमें से लाख रुपए आपने पहले ही विथड्रॉ कर लिए। तो बाद में जो हर महीने पेंशन आना था मान लो 10,000 उसकी जगह हो सकता है कि 8,000 ही आए। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? इस चीज़ को कहते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब एडवांस में विथड्रॉ कर लिया आपने पैसा तो फिर पेंशन पर मंथ कम आता है। इसके रूल्स में भी कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो द हिंदू वाले लिखते रहते हैं, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। सरकार ने एक ऐप बनाई उमंग। अब वो उमंग है उसमें क्या बहुत सारी योजनाओं के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना में मुझे घर चाहिए, फिर कुछ उज्ज्वला योजना में सिलेंडर चाहिए, मुझे पासपोर्ट निकलवाना है, बहुत सारी चीज़ें। तो उसी के अंदर आप अपना ईपीएफओ का भी सारा जो अकाउंट रजिस्ट्रेशन, पैसा का हिसाब-किताब देखना है, वो सब कर सकते हैं। मैंने आपको बताया मालिक ने आपका पैसा ईपीएफओ में डिपॉज़िट करना है, तो ईपीएफओ में मैंने ये पैसा डिपॉज़िट कर दिया, ऐसा कंप्लायंस रिपोर्ट मालिक ने लेबर मिनिस्ट्री की श्रम सुविधा पोर्टल में जाके अपलोड करना है कि मैंने ये मज़दूर का इतना काम कर दिया है। तो दैट इज़ लेबर मिनिस्ट्री श्रम सुविधा पोर्टल।
और कुछ लोग झंडा उठाएँगे। देखो तुम आज पढ़ा रहे हो ईपीएफओ जो पेंशन की योजना है। कल रात तुमने पढ़ा था ईएसआईसी जो बेसिकली ये फैक्ट्री वर्कर की हेल्थ इंश्योरेंस की है कि उसका हॉस्पिटल में फ्री इलाज हो। तो दोनों को मर्ज क्यों नहीं कर देते? उसका सिंपल जवाब है, दोनों के कानून अलग हैं। अब मोदी जी को बोलो कि कानून को आप मर्ज कर दो, जैसे वो या वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ बोर्ड ऐसा ये बहुत ही प्रायोरिटी का मुद्दा है, तो आप इसको मर्ज कर दो, फिर मैं हैंडआउट अपडेट कर दूँगा। अब तक नहीं होता तो आगे बढ़ो। जब आप ईपीएफओ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इनकम टैक्स लगेगा कि माफ़ होगा? अपने लिए बहुत काम का नहीं, थोड़ा बहुत समझना है वो बजट के लेक्चर में समझेंगे, तो अभी वो पंचायत में भी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो वी आर डन विथ ईपीएफओ। अब आता है उसके बाद क्या? ईपीएफओ आप समझो कि वो फैक्ट्री वर्कर के लिए है, एंड पर्टिकुलरली लोअर मिडिल क्लास जो 15,000 के आसपास कमाते हैं ऐसे लोगों के लिए। वो सरकारी फैक्ट्री में भी काम कर सकता है, अदानी अंबानी की प्राइवेट फैक्ट्री में भी काम कर सकता है। नाउ लेट अस फोकस ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सरकारी कर्मियों का क्या? फिर राजीव गांधी इंदिरा गांधी के टाइम में जो योजना होगी उसको हम कहेंगे ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। मतलब जो एम्प्लॉई है उसको सरकार हर महीने पेंशन देगी। उसका उसके वास्ते कोई सैलरी कट करेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तुम मौज करो, तुम रिटायर हो गए, लास्ट सैलरी क्या थी? 1 लाख रुपए। ठीक है, तो उसका 50% निकालो, 50,000। तो हर महीने सरकार उस पेंशनर को 50,000 रुपए देगी। दैट इज ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन इसमें तो आप समझते हैं कि टैक्स पेयर पे सारा बोझ बढ़ जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो 2004 तक फिर सरकार ने सोचा कि नहीं, ये ओल्ड पेंशन स्कीम ठीक नहीं है। ये सब जो सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनकी सैलरी से 10% कट करो और गवर्नमेंट अपने पॉकेट से 14% और ऐड करे। ऐसा 24% कुल मिला के शेयर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे और फिर उस एम्प्लॉय का रिटायरमेंट फंड बढ़ता रहेगा। फिर जब रिटायर होगा उसको पैसा मिलेगा। तो टैक्स पेयर पे कोई बोझ नहीं आएगा। आदमी अपने पेंशन के लिए खुद जिम्मेदार होगा। दैट इज द न्यू पेंशन स्कीम। उसका आगे नाम बदल के नेशनल पेंशन सिस्टम करेंगे वगैरह। लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज है। चैलेंज ऐसी है कि अभी आप देखते हैं कि शेयर बाजार गिर रहा है। तो जो शेयर बाजार गिर जाएगा तो आपका पेंशन कम आएगा। ऐसी लोगों को चिंता रहती है। इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या है? काउंटर आर्गुमेंट ये है कि देखिए शॉर्ट टर्म को नहीं, लॉन्ग टर्म आप देखो कि अगर आप 20 साल की नौकरी करते हो तो लेक्चर खत्म हो फिर देखना 20 साल में शेयर बाजार का क्या हुआ। तो 20 साल का जब आप लेते हो तो ऊपर ही गया होता है। वो क्या आप अभी ऐसा दिखे, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है वगैरह, पर अल्टीमेटली तो ऊपर ही जाना है। तो एनपीएस ऐसी चीज़ है कि इफ यू स्टे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 15 इयर्स 20 इयर्स तो आपका फायदा है। लेकिन आप पाएंगे कि अलग-अलग स्टेट्स में, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड कहीं और पे, तो वो जिद करने लगे नहीं हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं। उसका कारण क्या है? एक कि वहाँ पर जो समझो ये जो एनपीएस है वो यूनियन के भी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए भी है, राज्य पत्रित अधिकारियों के लिए भी है। उनको 2 दिक्कत आती है। एक कि ऐसा मार्केट गिरा है। आपके ऊपर मार्केट गिरा है तो भाई 20 साल में तो चढ़ेगा ना, तो क्यों रो रहा है ये सब आदमी? इसका कारण आप जानते हैं, स्टेट सर्विस में रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं होती। तो जो आदमी जॉइन भी किया वो समझो उसका 35 साल 40 साल पे वो जॉइन किया। तो उसको लगे भाई अभी तो 10 साल का 20 साल का ही नौकरी है तो मेरा इतना पेंशन में फंड बनता नहीं है। क्योंकि ये ऐसा है आप 20-30 साल रहो तो ही आपका मोटा रकम आएगा। सेकंडली, आप जानते हैं ये स्टेट सर्विस में बहुत सारे रिक्रूटमेंट होते नहीं। वो क्या करते हैं, फिक्स्ड या एड हॉक या कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप की जॉब आपको देते हैं। जैसे ये सब कांस्टेबल नहीं तुम लोक रक्षक हो 5 साल के लिए, फिर ऐसा ही ये सब फॉरेस्ट गार्ड का नहीं तुम वन रक्षक हो 5 साल, तो तुम्हारा परमानेंट जॉब है नहीं, तो तुम्हारा एनपीएस कटेगा नहीं। फिर 5 साल बाद जब आपको परमानेंट करेंगे, तब आपका वो एनपीएस काटना चालू करें। तो बहुत सारे लोग बहुत लेट जॉइन करते हैं और लेट जॉइन करते हैं उस कारण क्या उनका रिटायरमेंट फंड में पैसा इतना बना नहीं है। एज़ अ रिजल्ट हमेशा ऑपोज़िशन रहती है। फिर तो राजस्थान में भी ये सब चल रहा था कि हम तो पुरानी योजना में जाएँगे, लेकिन फिर राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार आ गई तो ये सब वापस बैक टू स्क्वायर वन कि अब एनपीएस में है। लेकिन ये बात तो सही है कि एनपीएस में ये कुछ लोगों को दिक्कत तो आती है।
कि उनको अच्छा पेंशन नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने बहुत लेट सर्विस जॉइन की थी या वो पहले एडहॉक या कॉन्ट्रैक्चुअल थे, उनका पक्का नौकरी तो बहुत साल बाद हुआ, तो क्या करना चाहिए? इसलिए केंद्र सरकार ने एक दूसरा ऑप्शन दिया है कि देखो एनपीएस तो है ही, कि आपकी सैलरी का 10% कटे, सरकार 14% दे और ये सारा पैसा शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, ये तो है ही। फिर अब मोदी सरकार एक और चीज़ लेके आई, यूपीएस, यूनिफाइड पेमेंट यूनिफाइड पेंशन सिस्टम या स्कीम कुछ। उसमें ऐसा कि एम्प्लॉय की सैलरी का 10% कटे, सामने सरकार 18.5% एक्स्ट्रा दे दे और ये सारा पैसा शेयर्स बॉन्ड वगैरह में जाएगा। लेकिन इसी कारण से मार्केट गिर भी गया तो भी भारत सरकार गारंटी देगी कि हम इस एम्प्लॉय को कुछ पैसा तो देंगे। तो ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम या मिनिमम एश्योर्ड पेंशन। वो ऐसा कहता है 2024 से है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी का 10% कटेगा, गवर्नमेंट अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा 18.5% देगी। एम्प्लॉय का 10% कटेगा मतलब क्या, उसकी सैलरी का 10%। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बेसिक सैलरी, एचआरए, टीए, डीए, वो सब पंचायत वो सब पंचायत करने हम नहीं बैठेंगे, अपने लिए काम का नहीं। उसकी सैलरी का 10% जाएगा, सरकार सामने गिन के अपना 18.5 एक्स्ट्रा देगी। और इसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार आपको गारंटी देती है, आपको मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, कि देखो अगर तुमने 10 साल सरकारी नौकरी की तो कम से कम 10,000 का पेंशन हम देंगे, भले शेयर बाजार गिरा हो चढ़ा हो कुछ भी हम आपको देंगे। मान लीजिए आपने 25 साल की नौकरी की, तो फिर रिटायर होने के पहले 12 महीने तक आपकी क्या सैलरी थी एवरेज, मान लो 1 लाख रुपए थी, तो उसका 50% निकालो, 50,000। हाँ, तो तुम्हें 50,000 का मंथली पेंशन देंगे, भले शेयर बाजार चढ़े की गिरे। तीसरा, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी फैमिली को 60% पेंशन मिलेगा। मतलब अगर आपका 50,000 पेंशन था तो सामने उसका जो भी 30,000 आपकी हस्बैंड या वाइफ को मिलेगा, फिर वो मर जाए तो फिर स्कीम खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से आपका पेंशन भी बढ़ाया जाएगा। तो अभी 50,000 पेंशन मिला है, अगले साल 10% महंगाई और बढ़ गई तो आपका 55,000 पेंशन देंगे, ऐसी बात होगी। एंड लास्टली, जब आप रिटायरमेंट होंगे तो एक आपको लमसम अमाउंट दिया जाए, मतलब वो डिपेंड करता है शेयर बाजार में क्या परफॉर्म हुआ, आपने कितनी नौकरी की वगैरह, तो हो सकता है आपको 1 लाख 2 लाख और भी आपको दे देंगे। So these are the features of the unified pension scheme for government employees। अब आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ प्राइवेट सिटीजन, सरकारी नौकरी मेरी है नहीं। ये बहन मान लो सरकारी पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम थी राजीव गांधी इंदिरा गांधी के टाइम की, कि पूरा पेंशन सरकार दे, तो ऐसी तो ना इनके लिए है ना मेरे लिए है, वो तो योजना ही बंद हो गई। फिर 2004 में क्या आया, एनपीएस। एनपीएस में क्या था, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आपकी सैलरी का 10% कटे, सरकार अपना 14% ऐड करे और ये सब शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा, लेकिन पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी, 10,000 25,000 कुछ भी आ सकता है। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है यस। क्या ये मेरे लिए है एनपीएस? जब हाँ, मैं भी इसे ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट मेरे अकाउंट में कोई पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। वो मेरी श्रद्धा और विश्वास है, मुझे लाख रुपए इन्वेस्ट करने, 2 लाख करने, वो मुझे ही करने, सरकार मेरे अकाउंट में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। So remember, this NPS is available for private citizens also। फिर अभी मोदी जी तीसरा लेके आए क्या, यूपीएस। वो भी किसके लिए, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, कि उनकी सैलरी का 10% कट हो, गवर्नमेंट 18.5 एक्स्ट्रा करे। और इसमें गारंटी है कि 10 साल का जॉब किया 10,000 पेंशन मिनिमम, 25 साल का जॉब किया तो आपको जितना भी लास्ट सैलरी था उसका 50% उतना पेंशन वगैरह वगैरह, वो है यूपीएस। क्या यूपीएस मेरे लिए, मोनाल के लिए जॉब है नहीं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं। तो दिस इज द जिस्ट ऑफ ऑल पेंशन, मतलब एनपीएस के आसपास की जो बातें हैं। आई गिव यू 30 सेकंड्स, इसको दिमाग में उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में जो पुरानी सरकार थी
उन्होंने लेके एक गारंटीड पेंशन स्कीम, वो ऐसा कि आपको 33 टू 40% ऑफ योर लास्ट सैलरी उतना पेंशन की हम गारंटी देते हैं। लेकिन अब ये सब पुरानी चीज़ है, अब तो सरकार भी बदल गई तो बहुत दिमाग नहीं खर्च करना है। एनपीएस वात्सल्य क्या, कि आप अपने छोटे बेटे-बेटी के लिए भी मतलब माइनर के लिए, नाबालिग के लिए भी अभी से पेंशन का खाता खोल दो। जैसे नहीं आजकल ये 7वीं कक्षा से 7th स्टैंडर्ड से तुम नीट का कोचिंग जॉइन कर लो, ऐसा तुम छोटा बच्चा है तो भी उसका पेंशन खाता खोल दो। तो पेरेंट्स को इसमें पैसा डालना है, सरकार अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं डालेगी। दैट इज़ एनपीएस वात्सल्य फॉर माइनर्स। कोई दिन ऐसा भी लाएँगे कि तुम अभी पैदा हुए, तो तुम्हारे 20 साल बाद जो बच्चा होगा उसका एडवांस में उसका भी अकाउंट खोल लो। नहीं तो ये जो एनपीएस है, आपने पैसा भरा, आप रिटायर हो गए, तो फिर मैंने आपको बताया आपको पेंशन मिलेगा। और पेंशन मिलेगा तो कैसे, कैश में देंगे? नहीं, आपके बैंक अकाउंट में देंगे। अब मान लो मेरा बैंक अकाउंट नंबर हो जो भी एसबीआई 123, लेकिन मैंने उसके ऑनलाइन फॉर्म में टाइप करने में गलती की हो और 113 लिख दिया हो, तो क्या? तो पैसा गलत खाते में चला जाए, तकलीफ हो जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं अब, कि जब आपका पेंशन चालू होना है तो पहले दिन सिर्फ ₹1 ही भेजेंगे। फिर आप उनके पोर्टल में जाके टिक करो कि यस आई रिसीव्ड ₹1, ताकि क्लियर हो जाए कि भाई मेरे ही खाते में आ रहा है, कुछ एरर नहीं अपने अकाउंट नंबर लिखने में। फिर आपको बाकी पेंशन चालू कर देंगे। तो इसे क्या कहें, पेनी ड्रॉप ऑफ वेरिफिकेशन। तो एनपीएस में ऐसा पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन होता है। ईपीएफओ में वापस चले कुछ उसकी बात, तो ईपीएफओ में भी आपको पेंशन मिलेगा। अब उन लोगों ने ईपीएफओ 3.0 ऐसा अपना पोर्टल को थोड़ा और डिजिटाइज़ किया, सब एडवांस चीज़ें करी। आप जानते हैं एटीएम अकाउंट से आप क्या कर सकते हैं, एटीएम में अपना बैंक के खाते का डिपॉज़िट का पैसा निकाल सकते हैं। अब से एटीएम अकाउंट से ही अपना ईपीएफओ वाला पैसा भी निकाल सकते हैं। ऐसी भी उसमें सुविधा हो गया। वो कैसे काम करेगी, अपने लिए काम का नहीं, एक लाइन में जानना था जान लिया। सो ईपीएफओ इज़ डन, एनपीएस इज़ डन। अब कुछ और छोटी चीज़ें इसमें पढ़नी है, थोड़ा पढ़ते हैं फिर देख लेते हैं। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयी जो भी एनपीएस है, ओपीएस है, उसने हर साल जो भी सरकारी पेंशन ऑफिस है वहाँ जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैं ज़िंदा हूँ, आई एम अलाइव, ताकि उसका पेंशन रिलीज़ होता रहे। तो ऐसा एक फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट हर साल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी जो रिटायर हो गया है उसने हर साल जाके सरकारी पेंशन ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। लेकिन फिर आप जानते हो पेंशन ऑफिस के एम्प्लॉयी कैसे होंगे, ऐसे सब, अभी तो मैं छुट्टी पे हूँ, नहीं अभी तो लंच ब्रेक है, नहीं ₹1000 दो तो तुम्हारा काम करूँगा, धक्के खिलवाता रहे। तो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लिया कि देखो अब से ऐसा पेंशन ऑफिस के धक्के खाने नहीं है, अपना जिंदा होने का सबूत देने के लिए तुम जाओ कम्युनिटी सर्विस सेंटर सीएससी, मतलब वो सरकारी साइबर कैफे जैसा होता है, या तुम जाओ सरकारी बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंक में, वहाँ अपना आधार कार्ड नंबर दिखाओ और वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, उसमें अंगूठा लगा दो, तो पता चल जाएगा तुम जिंदा हो। तो तुम्हारा ये जो जिंदा होने का प्रमाण पत्र, यानी कि जीवन प्रमाण डिजिटल सर्टिफिकेट, वो डिजिटली इशू हो जाएगा और इसके मुँह पे वो डिजिटली मार दिया जाएगा सिस्टम द्वारा, तो आपको परेशान नहीं करेगा पेंशन ऑफिसर। दैट इज़ जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। अब ये तो किसके लिए था? गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के लिए था, जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। लेकिन मान लो कोई वर्कर अदानी या रिलायंस की फैक्ट्री में काम करता है, तो प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन हमने अभी जाना प्राइवेट सेक्टर में भी ये जो वर्कर है उनके लिए ईपीएफओ है, तो उनको भी हर साल ईपीएफओ कचेरी में जाके मैं जिंदा हूँ ऐसा सर्टिफिकेट देना पड़ता था। तो वहाँ पर भी जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अवेलेबल फॉर ईपीएफओ वर्कर्स आल्सो। ये जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है इसमें आपको आधार कार्ड दिखा के बायोमेट्रिक सिस्टम में अंगूठा मारना है। लेकिन कुछ जो बुजुर्ग होते हैं उनके अंगूठे घिस गए होते हैं। तो क्या करें? डिटेक्ट नहीं होगा तो फिर रेटिनल स्कैन करो या फेशियल रिकॉग्निशन वाला कैमरा से चेक करो, ऐसी नई सिस्टम भी डेवलप हो रही है। ईपीएफओ खत्म किया, एनपीएस खत्म किया, और भी योजनाएं वो फ्रेश माइंड से करते हैं। तब तक आप एक पीवाईक्यू ट्राई करो।
कि ये फसल बीमा योजना के अंदर क्या मिलता है। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स।
हाँ, तो मित्रों आपको क्या लगता है फसल बीमे में क्या मिलता है? वोटिंग लाइन एंड टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। अर्जुन, कुमुदवाला, ओवैस, दुष्यंत, हरदीप सिंह, अफजल, तनीषा, चिराग, सोमेश, प्रदीप, शालू, रुचि, भानु, जहीरा, गोमती, वैभव, आशुतोष, कुमार, ऋषांक, सचिन, आशीष, प्रभात, अनिल, सूर्यांश, जलेश, सायरा, धनराज, दारवी, रितु, ये सब लोग फिर अल्फ्रेड, अभिषेक, रवि, रौनक, अमर, CR7, लॉब्जांग, अर्जुन, नेहा, यूपीएससी and others correct answers। एक ही कल हमने देखा था ना ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्ट तीनों लेवल पे आपको कवर करता है। सब नेचुरल कैलेमिटीज, जीव जंतु, कीटक, डिजीज सबसे कवर करता है। फार्मर ने जो प्रीमियम भरना है वो कितना 1%, 1.5%, 2%, 5%, वो डिपेंड करता है कि कौन से जात का फसल कौन सी सीजन में वो लगा रहा है। तो पहला क्या बोलता है, नहीं नहीं सबको 2% ही भरना पड़ता है, तो वो तो गलत है। दूसरा कहता है हाँ सब कवर करता है, वो सही है। सो द आंसर इज ओनली 2 इज करेक्ट। 70% लोगों ने ठीक किया, सही है, बधाई। बाकी 30% को मेरा ही प्रश्न है भाई, तो अब खत्म करोगे ये सब ऐसा है अभी कि आंसर स्टेज 1 है, फिर वो चौथे स्टेज में पहुंच जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। फिर वो आ जाते हैं, अब मेरे को बोलो कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे मोस्ट आईएमपी चीज बताओ भाई। तो मोस्ट आईएमपी इसे ही होना था, तो वो सब बेवकूफ है बाकी लोग जो हजार हजार पेज पढ़ के जाते हैं। नाउ ईपीएफओ इज डन, एनपीएस इज डन। फिर एक योजना थी जो सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 या उससे ऊपर वाला, उसने 1.5 लाख से 15 लाख इन्वेस्ट करने थे LIC में, और सामने उसको जो भी कुछ 15,000 पेंशन मिले, ऐसी योजना थी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। हालांकि ये बहुत पुरानी योजना और 2023 में शायद इसको बंद भी कर दिया, तो ये इतनी काम की नहीं है। इसका कोई PYQ दिखे तो वो भी अब काम का नहीं है, सो विल नॉट वेस्ट टाइम। अब आते हैं कुछ और योजनाएं, अटल पेंशन, श्रम योगी मानधन वगैरह। उससे पहले हमें कुछ वर्ड्स सीखने हैं। आपको नौकरी मिली ऐसा कागज है क्या आपके पास? डू यू हैव अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट विथ योर एम्प्लॉयर? तो मान लो ये जियो कंपनी में मैनेजर है, वो कहे हाँ कागज है मेरे पास, तो ही इज अ फॉर्मल वर्कर, औपचारिक नौकरी है उसकी। तो उसके लिए एनपीएस है, ईपीएफओ है, HDFC वगैरह के प्राइवेट पेंशन स्कीम भी वो तो ज्वाइन कर सकता है। मान लो ये जो काम वाली भाई है, मुकेश अंबानी के घर पे काम करती है, और हम पूछे आपके पास रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, वो कहे नहीं मुझे तो नीता बहन ने बोला आ जाना तो मैं आती हूँ। तो शी इज एन इनफॉर्मल वर्कर, शी डज नॉट हैव एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। तो उनके लिए क्या है, अटल पेंशन है, श्रम योगी मानधन है, ऐसी कुछ और योजनाएं हैं। तो अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो सब इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए है। दूसरा प्रश्न, आप जो काम करते हैं वो क्या कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई फैक्ट्री है? ये आदमी कहे हाँ मैं तो जियो की दुकान में ऑफिस में कुछ काम करता हूँ, कंपनी है, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर है, संगठित क्षेत्र का मजदूर है। तो उसके लिए तो ये एनपीएस, ईपीएफओ, प्राइवेट पेंशन या HDFC वगैरह ज्वाइन कर सकता है। मान लो ये कोई रिक्शा चलाने वाला है, तो वो तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट कंपनी या फैक्ट्री में काम नहीं करता है। तो रिक्शा चलाने वाले क्या बोलोगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। चाय बेचने वाले को, ये सब क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक श्रमिक है। या तो उनके लिए क्या है, अटल पेंशन है, श्रम योगी मानधन है, वो क्या है अभी आगे देखेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे अटल पेंशन योजना है। तो ऐसा भारत का कोई भी नागरिक ज्वाइन कर ले। आपका जो बैंक अकाउंट है उधर ही आपने फॉर्म भरना है कि हर महीने मेरे बैंक खाते से 42 रुपीज कट करो, 210 रुपीज कट करो। ऐसा आप कट करते रहो जब तक मैं 60 की एज पर नहीं पहुंचता। फिर उसके बाद मुझे हर महीने 1,000 से 5,000 रुपए पेंशन देना। तो समझो ये जो बैंक से पैसा आपने कट करवाया, वो पेंशन फंड रेगुलेटर है PFRDA, उसके पास जाएगा और उधर से वो सरकार के लोन में जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होगा। यहाँ पर एक व्यक्ति का सिर्फ एक अकाउंट हो सकता है।
मतलब ऐसा नहीं कि आपका एचडीएफसी में एक खाता खोलता हूँ, एसबीआई में दूसरा, और दोनों जगह से पैसा कट कर रहा हूँ, तो 5,000 इधर से 5,000 उधर से 10,000 का पेंशन आएगा, ऐसा नहीं। 1% वन अकाउंट ओनली। हाँ, तो फादर अलग अकाउंट खोल सकता है, हाँ, मदर अलग अकाउंट खोल सकती है, हाँ। लेकिन एक-एक ही अकाउंट खोल सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। बेटे का अकाउंट खुल सकता है क्या? जवाब है नहीं। मिनिमम 18 ऐज का होना ज़रूरी है। हुँ। अब ये जो योजना ऐसी है कि ठीक है, फादर ने जॉइन किया, उसको रिटायर होने पर 1,000 से 5,000 पेंशन मिले। फिर जब वो मर जाए तो उतना ही पेंशन उसकी वाइफ को मिले। फिर वो भी मर जाए, तो जो उनका नॉमिनी है, ये बेटा या बेटी, उसको प्रीमियम, मतलब ये फादर ने हर महीने 42 इतने साल जमा किए, वो सारा जो मूलधन है वो बच्चे को वापस मिल जाएगा। तो दैट इज़ अटल पेंशन। आप कहे तुम इधर पक्का बोलो ना, 42 देना है, 210 देना है, क्या हिसाब है? मित्रों, डिपेंड करता है आपको कितना पेंशन चाहिए। आपको अगर ₹1,000 ही पेंशन चाहिए और 18 की एज पे जॉइन करते हो तो 42 हर महीने कट कराने हैं। लेकिन आप कहेंगे मुझे ₹5,000 चाहिए, तो ₹210 आपने कट कराने होंगे। कोई आदमी लेट हो 40 की साल में जॉइन करे, तो फिर उसने ₹1400 कट कराने पड़ेंगे। क्योंकि 60 तक उसके पास समय कम रहता है, उससे ज़्यादा पैसे ये लोग लेंगे कि तुमको 5,000 पेंशन चाहिए, लेट आए तो ज़्यादा पैसा भरो अभी। खैर, ये सारे नंबर हमारे लिए कुछ काम के नहीं है। इतना याद रखना है कि 1,000 से 5,000 का पेंशन मिलता है। ज़्यादा पेंशन चाहिए तो ज़्यादा फीस या प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। अब ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है, उसने इंटरेस्टिंग डेटा दिया कि भारत के अंदर कितने पेंशनर है। मान लो कि 13 करोड़ पेंशनर है, तो पता चले उसमें 20% ही ऐसे हैं जिनका ईपीएफओ, एनपीएस ऐसा बड़ा वाला अकाउंट है। बाकी 80% पेंशनर ऐसा उनका अटल पेंशन का अकाउंट है। अटल पेंशन जो कि 1,000 से 5,000 की आपको पेंशन देती है, व्हिच इज़ वेरी लेस, वेरी लो। ₹1,000 में 1 महीना कैसे कहीं चल सकता है? तो ऐसा 80% ऑफ द पेंशनर का तो ऐसा ही अकाउंट है। ये जो अटल पेंशन है, इसको हम कहेंगे माइक्रो पेंशन, क्योंकि छोटी आपको फीस भरनी है और छोटा-सा पेंशन मिलता है। तो ये जो अटल पेंशन के भी सब्सक्राइबर हैं, उसके अंदर 93% ऐसे हैं जिन्होंने 1,000 वाली स्कीम जॉइन की है, मतलब ₹42 कट कराते हैं। बहुत कम लोगों ने 5,000 वाली स्कीम जॉइन की है, जिसमें 210 या उससे ज़्यादा कट कराने पड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि बेचारे गरीब हैं, तो उनके लिए ₹200 भी हर महीने कट कराना वो मुश्किल है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा भाई ये तो चिंता का विषय है, क्योंकि ₹1,000 तो बहुत कम पेंशन मिलेगा। तो इन सबको हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि तुम मोटा वाला पेंशन जॉइन करो, मतलब ₹210 कट कराओ ताकि तुमको 5,000 का पेंशन आएगा, और अवेयरनेस फैलाओ, वैसा कहता है। अरे मेरा ये प्रश्न है भाई, उसको कितनी भी जागृति आप दे दो, वो बिना पैसे के क्या करेगा उस जागृति या अवेयरनेस का? व्हेन ही डजंट हैव द मनी, हाउ विल ही पे द मनी? यार, ये है इकोनॉमिक सर्वे। जो नया-नया देखे उसको बहुत हाँ, अद्भुत-अद्भुत। मेरे जैसे लोग 10-15 साल से देखे, फिर इनको हर बात पे हँसी आए कि क्या मज़ाक चल रहा है इसमें। एनीवेज़, अटल पेंशन मैंने आपको बताया 1,000 से 5,000 का पेंशन मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, वो सब 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस था जो हमने कल रात पढ़ा था। तो कलेक्टिवली ये जो 3 चीज़ें हैं, कलेक्टिवली इन 3 स्कीम्स को कहा जाता है प्रधानमंत्री जन सुरक्षा स्कीम्स। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा स्कीम्स। ऐसा क्यों है? तो ऐसा ही है। और तुम क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि ये सरकार की इंडिया ईयरबुक में दिया है, तो किसी दिन उसका मन हो जाए कि सीधा उठा के प्रश्न पूछो, तो हमें पता होना चाहिए। तो फैक्ट्री वर्कर जो थे उनके लिए ईपीएफओ था, मिडिल क्लास के लोग के लिए एनपीएस, सरकारी एम्प्लॉयी के लिए एनपीएस, यूपीएस देखा हमने। फिर सीनियर सिटीजन के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, लेकिन मैंने आपको बताया वो आउटडेटेड चीज़ है, उसको इग्नोर करें। अटल पेंशन मैंने आपको देखा कि जो फैक्ट्री में काम नहीं करते, ये जो रेवड़ी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए। ऐसी एक और योजना है श्रम योगी मानधन। तो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। श्रम योगी मानधन ऐसा है कि मान लो हस्बैंड ने जॉइन किया 18 की एज पे, तो उसने ₹55 पर मंथ डिपॉजिट करने हैं। 40 पे जॉइन करेगा तो ₹200 हर महीने देने होंगे। और इस स्कीम में सरकार अपनी तरफ से भी इक्वल अमाउंट को कंट्रीब्यूट करेगी। So if this guy is paying 55 per month, then government will also add 55 पर मंथ, तो ₹110 जाएगा किसके पास? एलआईसी के पास।
आपके तुम पेंशन पढ़ा रहे हो, एलआईसी तो इंश्योरेंस का काम करती है। यू आर राइट, ऑन एलआईसी का दूसरा भी ऐसा वर्टिकल है जो पेंशन का काम करता है। फिर उधर से वो आगे जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर जो ये हस्बैंड ने 60 एज पे पहुँचा, तो हर महीने उसको 3000 पेंशन मिले। फिर वो मर गया, तो उसकी वाइफ को 1500 रुपीज़ मिले। फिर वो भी मर गई, तो बच्चों को क्या 55 रुपीज़ वापस होंगे? जवाब है नहीं वापस होंगे। वाइफ इज़ डेड, द स्कीम स्टॉप्स। रिवर्स इज़ ऑल्सो ट्रू कि मान लो ये वाइफ ने जॉइन किया, तो हर महीने वो पैसे जमा करे, फिर वो रिटायर होगी तो उसको 3000 मिलेंगे। वो मर गई तो उसके हस्बैंड को 1500 मिलेंगे। वो भी मर गया तो बच्चों को क्या मिलेगा? ओरिजिनल जो प्रिंसिपल था, मूलधन वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। दैट इज़ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। आप कहते हैं ये तो क्या ही बेकार सी योजना है, अटल पेंशन ठीक थी इसके मुकाबले। कम से कम बच्चों को कुछ पैसा वापस मिले और पेंशन भी मोटा था 5000 वाला। और उसमें समझो 5000 का पेंशन थे तो 210 जमा करने थे ना, तो जो भी खैर सरकार को कई बार क्या होता है इलेक्शन आते हैं तो सोचे कि नई योजना लॉन्च कर लेते हैं। ये जो जेठालाल है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता है और इतनी हवाबाजी होती है ये सीरियल के अंदर तारक मेहता में कि सीधा उसको कोई होटल से ऑर्डर आता है 1 करोड़ की एलसीडी बेच दी है। मेरा प्रश्न ये है कि कोई होटल वाले को 1 करोड़ की एलसीडी लेने तो ऐसी छोटी दुकान पे आएगा कि सीधा एलजी सैमसंग के शोरूम पे जाएगा। एनीवेज़ पर ये ऐसी हेकड़ी मारता है कि 1 करोड़ की हमने एलसीडी टीवी बेच दी है। उसे हम कहेंगे टर्नओवर, ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस रेवेन्यू, मतलब जो उसकी सेल्स हुई। तो कैन वी से दिस जेठालाल इज़ अ करोड़पति? द आंसर इज़ नो, क्योंकि वो उसने बेचा ना वो पूरा उसका प्रॉफिट नहीं है। 1 करोड़ का माल बेचा उसमें से जीएसटी कटेगा, ये या बागा और नट्टू काका की सैलरी कटेगी, दुकान का रेंट कटेगा, लाइट बिल चढ़ेगा। फिर जो बचा उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इसका कम ही निकलेगा। तो ये क्या है? ही इज़ अ स्मॉल ट्रेडर। ये लघु व्यापारी है, लघु व्यापारी। तो अभी मैंने आपको क्या सीखा? श्रम योगी मानधन, वो क्या 55 रुपए का पाव, 3000 पेंशन मिले, फिर वो हस्बैंड मर गया, वाइफ को 1500 मिले, फिर स्कीम बंद हो जाए, वो वाइफ मरे तो, वो हमने समझा। दैट इज श्रम योगी मानधन, लेबर मिनिस्ट्री चलाती है, वो तो हमने समझ लिया। फिर ऐसी योजना सरकार एक और लेके आई, लघु व्यापारी मानधन, मतलब ये जो स्मॉल ट्रेडर है उनके लिए, सेम टू सेम चीज, नाम अलग। फिर तीसरा किसानों के लिए ऐसा लेके आई, किसान मानधन, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चला है, वो भी सेम टू सेम ही है कि फार्मर कंट्रीब्यूट करे पैसा, सरकार थोड़ा पैसा देगी, फिर 3000 पेंशन मिल गया तो हस्बैंड या वाइफ को 1500, वो मर गया तो स्कीम स्टॉप। तो तीन मिलते जुलते नाम की योजना लॉन्च कर दी। हाँ, कहते एक ही रखते हैं भाई। आई ऑल्सो एग्री विथ यू, पर अब इलेक्शन आए तो बताना पड़े हम इनके लिए ये करें वो करें करके योजना। नाउ क्लासिफिकेशन, देखिए जो अटल पेंशन है उसमें तो हमने जान लिया पेंशन कितना मिलेगी, 1000 5000, ये श्रम योगी मानधन में 3000। तो इन्हें हम कहते हैं डिफाइंड बेनिफिट, मतलब योर पेंशन इज डिपेंडेंट ऑन शेयर मार्केट, द आंसर इज नो। ये ऐसी योजनाएं हैं जहां पर शेयर मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपका पेंशन फिक्स है, इसलिए इसको कहते हैं डिफाइंड बेनिफिट। ईपीएफओ भी डिफाइंड बेनिफिट योजना है। वैसा कि ईपीएफओ में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है, तो आपको कितना पेंशन मिलेगा उसकी एक फॉर्मूला होती है कि एवरेज सैलरी इन द लास्ट 5 ईयर टाइम्स नंबर ऑफ ईयर्स इन सर्विस डिवाइड बाय 70। वो हमें याद नहीं रखनी है, उसमें भी अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग फॉर्मूला है। सफिशिएंट टू नो कि ईपीएफओ में जो पेंशन आता है उसकी एक फॉर्मूला रहती है और वो शेयर मार्केट के साथ लिंक नहीं है। तो नॉट लिंक विद शेयर मार्केट, आपको डिफाइंड बेनिफिट या डिफाइंड पेंशन मिल जाएगा, पक्का है। जबकि जो एनपीएस मैंने आपको सीखा है, एनपीएस कैसा है कि योर पेंशन इज डिपेंडेंट ऑन द शेयर मार्केट। इसमें सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है कि आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पता है कि 10% मेरी सैलरी का हर महीने कटेगा। आप एक प्राइवेट सिटीजन है तो आपने खुद तय किया होगा ना कि मैं हर साल मान लो 1.5 लाख रुपए जमा कराऊंगा। तो एनपीएस इज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम वेयर द पेंशन इज लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ शेयर मार्केट। वहां पर आपका बेनिफिट डिफाइंड नहीं है कि 1000 पेंशन आएगा कि 5000 आएगा। अब थोड़ा देश के बाहर निकलते हैं। तो भाईजान को जाना हो कौन सी भारत मूवी के अंदर की, मैं अब पहले सर्कस में वो काम करते थे फिर वो गए दुबई में या कहीं पर तेल के कुएं में काम करेंगे।
तो सऊदी, कतर, यूएई, लीबिया, मलेशिया, ये सब ऐसे देश हैं कि जहाँ पर लेबर प्रोटेक्शन मतलब मजदूर को जो भी संरक्षण या उसके सुरक्षा के कानून ठीक नहीं है। भारत के वर्कर जाएँगे, तो उसका जो भी वो अरब का शेख होगा, वो सारा उसका पासपोर्ट ले लेगा, उसको छोटे से कमरे में गुलाम की तरह रखेगा, दिन में 12-15 घंटे काम कराएगा, शनि-रवि की छुट्टी भी नहीं, एक टाइम खाना मिले, फुल शोषण चले। और उसके खिलाफ आप शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने आपका पासपोर्ट लेके रखा है और शिकायत भी करो तो उनकी पुलिस उन्हीं का सुने, हमारा सुने नहीं। तो यानी ये क्या हुए, ऐसे देश जहाँ पर लेबर प्रोटेक्शन भारतीय वर्कर का है नहीं। फिर भी अपने लोग जाते हैं। तो भारत सरकार क्या इंसिस्ट करती है कि जब आप जा रहे हैं मतलब आप एक इंडियन वर्कर है, आप जा रहे हैं लीबिया या मलेशिया, तो ये जो देश हैं ये सब बदनाम देश हैं, इनफेमस कंट्रीज़। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? एमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड ईसीआर कंट्रीज़, एमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कंट्रीज़। मतलब बेसिकली ये बदमाश देश हैं, टॉयलेट को वॉशरूम बोलेंगे ताकि वो बुरा नहीं मान जाए। तो मान लो कि कोई भारत के वर्कर को उधर जाना है, तो अपने पासपोर्ट पे कोई मोहर लगानी पड़ेगी और फिर जाएगा इधर से। तो उस वक़्त इंडियन वर्कर को कंपल्सरीली एक सरकारी योजना जॉइन करनी पड़ती है जिसका नाम है प्रवासी भारतीय बीमा योजना, प्रवासी भारतीय बीमा योजना। वैसा कि वो वहाँ जाके बीमार हो गया, मर गया, तो उसका सब खर्चा भारत सरकार उठाएगी, उसने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया उसके अंदर से। क्योंकि मैंने आपको बताया वो देश की सरकार को तो कोई परवाह नहीं, उधर कोई एम्प्लॉयर को परवाह नहीं है। तो ऐसी ये स्कीम है प्रवासी भारतीय बीमा योजना एंड इट इज़ कंपल्सरी टू जॉइन अगर आप ऐसे देशों में जा रहे हैं, ये सऊदी, कतर वगैरह में जहाँ पर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड ऐसे कैटेगरी में भारत सरकार ने उन देशों को रखा है। खैर एग्ज़ैक्टली बहुत याद नहीं रखना, एक लाइन में जान लिया वो काफ़ी है। एक मुद्दा चर्चा है टोटलाइज़ेशन टैक्स। ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे में अमरीश पुरी इज़ एन एनआरआई। वो अमेरिका में कुछ शॉपिंग मॉल चलाते हैं, फिर वो भारत वापस आ जाते हैं। तो प्रश्न ये होता है कि देखिए जब आप एक एनआरआई आप अमेरिका में काम करते हैं, तो जैसे भारत में ईपीएफओ, ईएसआईसी में वर्कर का पैसा कट होता है, उधर अमेरिका में भी कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होंगी ईपीएफओ जैसी, तो इंडियन वर्कर उनका पैसा कट हुआ होगा। कुल मिलाकर $4 बिलियन डॉलर ऐसा हर साल हमारा कट होता है। इतने अपने वर्कर्स वहाँ काम करते हैं, इतनी मोटी-मोटी सैलरी वो कमाते हैं। अब वो अगर इंडियन वर्कर अमेरिका में ही रहे, बूढ़ा हो जाए, वहीं पर गुज़ारा करे, तो ये पेंशन, प्रोविडेंट फंड वगैरह उसको मिलता रहेगा। रिवर्स इज़ ऑल्सो ट्रू कि मान लो कोई अमेरिकन सिटीज़न भारत में नौकरी करने आया, तो उसका पैसा भारत सरकार काटेगी ईपीएफओ, ईएसआईसी। अब वो भारत में ही रहे तो ये बहन को जो भी सारी फैसिलिटी मिलेगी, हॉस्पिटल में सब फ्री मिले, पेंशन मिलता रहे। आपके यहाँ बराबर है, लॉजिकल बात है। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स जब आप घर वापसी करो। अगर ये एनआरआई पर्सन अमेरिका छोड़ के वापस इंडिया आ जाए, जैसा कि ये डीडीएलजे मूवी में अमरीश पुरी वापस आ जाते हैं। आप इधर वापस आ गए तो उधर से वो लोग पैसा नहीं भेजेंगे, परेशान करेंगे आपको। तो व्हेन इंडियन वर्कर्स कम बैक आफ्टर रिटायरमेंट दे कम बैक टू इंडिया, तो अमेरिकन सरकार उनका पेंशन प्रोविडेंट फंड सब रिलीज़ नहीं करती, उसमें आनाकानी करती है। देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? 2 देशों ने आपस में एक एग्रीमेंट करना चाहिए, जिसे हम कहें टोटलाइज़ेशन पैक्ट। टोटलाइज़ेशन पैक्ट में सब क्या बात होगी कि या तो अमेरिकन सरकार उस भारतीय वर्कर का पैसा ही कट ना करे ईपीएफओ टाइप का, वो सिर्फ़ भारत सरकार कट करेगी। या फिर कि अगर कट करती है तो सामने उतना टैक्स भी माफ़ कर दे ताकि जब भारत आए तो उसको सब सेटल हो जाए। या फिर घर वापसी करे तब रिफंड में सारा पैसा आप उसको एक बार में दे दो। ऐसा कुछ किया जाए दैट इज़ कॉल्ड टोटलाइज़ेशन पैक्ट। अभी जो अमेरिका है उसने इटाली और यूरोप के देशों के साथ ऐसा एग्रीमेंट साइन कर दिया है। भारत के साथ वो करते ही नहीं है। इसका क्या कारण? 2 कारण है। समझो इटाली की पॉपुलेशन तो स्मॉल है ना, तो उससे 10,000 20,000 लोग गए होंगे, तो उतना सेटल करने में उनको कोई चिंता नहीं। इंडिया के इतने लाखों वर्कर गए हैं, $4 बिलियन डॉलर हमने उनको दे के रखे हैं। अगर हम वापस आ गए तो $4 बिलियन डॉलर वापस करने पड़ेंगे, तो वो तो भाई वो देगा नहीं, ट्रम्प भी नहीं देगा, ट्रम्प तो बिल्कुल नहीं देगा। वो ऐसा शातिर बिज़नेसमैन है। तो इस कारण से ये टोटलाइज़ेशन पैक्ट मुझे नहीं लगता कभी अमल होगा, पर ये कभी-कभी चर्चा में आता है, तो ये मैंने बता दिया टोटलाइज़ेशन पैक्ट क्या है।
देखिए जो टोटलाइज़ेशन पैक्ट है प्रीली में उसकी औकात एक लाइन की है कि ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मतलब ये पेंशन प्रोविडेंट फंड वगैरह के साथ जुड़ा हुआ 2 देशों के बीच एक समझौता है, जो अभी हुआ नहीं है। मेंस में भी इसकी कुछ खास औकात नहीं है, नहीं मेंस में पूछने का सेंस ही नहीं बनता है। इंटरव्यू में भी वो पूछने का सेंस नहीं बनता है, क्योंकि इतना तो वो लोग भी याद करके नहीं जाते होंगे जो इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं। फालतू का इसमें और जाना नहीं है, मंथली करंट अफेयर्स वाले जितना पेज भर-भर के लिखे। तो अब तक हमने देखा मिडल क्लास का एनपीएस है, लोअर मिडल क्लास का ईपीएफ, अटल पेंशन, श्रमयोगी मानधन वगैरह है। अब इसके बाद आता है कि गरीबों का क्या? मतलब ये आदमी एकदम बिलो पॉवर्टी लाइन है कि मैं तो 55 रुपीज़ भी नहीं दे सकता, 42 रुपीज़ में कुछ नहीं दे सकता। आप मुझे बस ऐसे ही आप सीधा मुझे पेंशन दे दो। तो उसके वास्ते ये योजना है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एनएसओएपी, जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने चालू की 1995 में। और ये बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए। बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है? मतलब मान लो वो शहर में रहता है, 1000 रुपए भी स्पेंड नहीं कर पाता, इतना गरीब है हर महीने, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन है वो पिलर 6 पॉवर्टी में हम देखेंगे। तो रूरल मिनिस्ट्री मतलब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, सब टॉपिक नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एनएसओएपी। उसमें ऐसा ये बहुत गरीब आदमी है, 60 का हो जाए तो यूनियन उसको 200 रुपए पेंशन चालू करेगी, फिर मान लो 80 का हो जाए तो हर महीने 500 का पेंशन चालू करेगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा हो श्रद्धा हो तो ऑप्शनली और पैसा ऐड कर सकते हैं। जैसे यूपी में कुछ समाजवादी पेंशन दी तो वो और 500 देंगे तो 1000 रुपए का पेंशन जाए वगैरह। ये सब हमारे लिए काम का नहीं, वो स्टेट सर्विस की तैयारी करो तब देखना है। उसी तरह ऐसी बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल विधवा है, विडो 40 साल या उससे ऊपर, तो उसको 300-500 का पेंशन मिले। फिर वो 60 की हो जाएगी तो ऊपर वाली कैटेगरी में जाएगी तो और उसको पेंशन कुछ मिलता रहे। तो उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे और पैसा ऐड कर दे कि उत्तर प्रदेश विधवा सहाय योजना, तो वो और 500 देंगे तो 1000 रुपए पेंशन जाए। फिर कोई विकलांग है, डिसेबिलिटी, तो उसको भी ऐसा कुछ जाए, उसमें भी सरकार की इच्छा है स्टेट गवर्नमेंट और पैसा ऐड कर दे। गुजरात में कुछ संत सूरदास योजना है। अब ये सब तो हुआ। फिर ऐसी जो बीपीएल फैमिली है, उसका प्राइमरी ब्रेड विनर मतलब घर का मुखिया जो कमा के लाता था, वो एक दिन मर जाए, तो उस फैमिली को 10,000 रुपए इंश्योरेंस का मिलेगा। दैट इज़ नेशनल फैमिली बेनिफिट इंश्योरेंस। उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकती है, जैसे गुजरात संकट मोचन टोटल 20,000। हालाँकि मुझे नंबर याद नहीं रखने, लेकिन आप लुक एट द सैड सिचुएशन। आज की इतनी महँगाई के ज़माने में 10,000 20,000 में 1 महीना आपका नहीं चले और आदमी मर जाए तो भी इतना ही पेंशन मतलब इंश्योरेंस मिले। आपके नहीं वो सब पढ़ा था ना कल, जीवन ज्योति बीमा योजना वगैरह, उसमें 2 लाख भाई 2 लाख में पूरा साल निकालना मुश्किल। इतनी महँगाई आजकल। एनीवेज़, तो ये सब कंपोनेंट है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। फिर इसका एक और कंपोनेंट है, अन्नपूर्णा योजना। वो ऐसा कि कोई सीनियर सिटीज़न को ये सब चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसको 10 किलो अनाज देंगे। अब मेरा ये प्रश्न है तो भाई उसको लाभ ही दे दो ना, 200-500 रुपए दे दो, तो ये क्यों योजना? मतलब ये ऐसा है कि मैं इस बैच में सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकता, तो मेरा जो नया बैच है तुम उसको जॉइन करो। ये ऐसी बात है कि तुमको ऊपर की योजना में लाभ नहीं मिला, तुम नीचे आओ, तुमको 10 किलो अनाज देते हैं। तो भाई ऊपर की योजना का लाभ ही दे रखे हैं, तो ये सब चलते रहता है। इसमें डरना कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा याद भी नहीं रखना, याद एक ही लाइन करनी है क्या, कि ये जो गरीब लोग हैं, जिनको 1 रुपया भी प्रीमियम या फीस देने की कैपेसिटी नहीं है, तो सीधा सरकार उनको कुछ पेंशन देगी, ऐसी योजना है, व्हिच इज़ कॉल्ड नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जो कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चलाती है। ये जो यूपीएससी के मॉक इंटरव्यू होते हैं, कुछ बार मैं भी बैठता हूँ। अब मान लो कोई कैंडिडेट है, उसको बहुत सवाल हम पूछे, कुछ नहीं आए, तो फिर क्या करना पड़े? उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कोई आसान सवाल पूछना पड़े। तो आसान सवाल यूजुअली पैनल क्या पूछेगी कि मान लो तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तुम एक दिन अपनी एम्बेसडर कार में जा रहे हो, तुमको रास्ते में एक विधवा महिला दिखती है, वो बहुत गरीब है, उसने कुछ खाना नहीं खाया है, तो तुम क्या करोगे? सिंपल क्वेश्चन। तो मतलब यूजुअली इसका जवाब क्या था? मैं उसको सब्सिडी दूँगा। मतलब वो रास्ते में बैठी है और मैं जो कलेक्टर हूँ, मैं अपनी जेब में सब्सिडी लेके घूमता हूँ, तो मैं उसको सब्सिडी दूँगा, रास्ते में ही। तो ये तो नहीं ना, प्रॉपर जवाब क्या होगा कि मैं उसका बीपीएल कार्ड बनवाऊँगा।
फिर उसको ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में ऐड करूँगा। फिर हम लोग छठे पिलर में देखेंगे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। उसके नीचे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसमें 5 किलो फ्री में अनाज दिलाऊँगा। सिस्टमैटिक जवाब होना चाहिए ना। पर समझो यूजुअली आप ये स्टेज पे आ गए था तो वो पता ही है उसको इतना भी बोलना आना है नहीं। अभी उसको ये सवाल पूछा होगा। पिछले 5 सवाल नहीं आए, फिर छठा आसान पूछा, ये भी नहीं आए। एनीवेज़ आगे बढ़ो। इतना सब चल रहा है, तो इसको रेगुलेट कौन करता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए। पहले सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन से बनाया, जैसा नीति आयोग है, मतलब कोई कानून नहीं था। फिर 2013 में कानून बनाया। फिर 2014 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम चालू करता है। पेंशन सेक्टर में एफडीआई कितना? तो ऐसा लिखा है इनके कानून में कि इंश्योरेंस में जितना है उतना ही होगा। मतलब अगर इंश्योरेंस का एफडीआई लिमिट 49 है तो पेंशन कंपनियों में भी उतना, फिर 74 है तो इसमें भी उतना। यानी कि उस लॉजिक पे अगर 100% एफडीआई कर दिया बजट 2025 ने इंश्योरेंस कंपनियों में, तो पेंशन कंपनियों के अंदर भी एफडीआई लिमिट क्या होनी चाहिए? 100%। लॉजिक तो ऐसा कहता है क्योंकि इनके कानून में ऐसा लिखा है। ये जो पीएफआरडीए संस्था काम क्या करती है? रेगुलेट करेगी। तो सरकारी जो कंपनियां कॉर्पोरेशन है उनकी पेंशन स्कीम जैसे एलआईसी पेंशन, एसबीआई पेंशन, यूटीआई रिटायरमेंट वगैरह। लेकिन ये पीएफआरडीए ईपीएफओ को रेगुलेट नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको बताया ईपीएफओ का अलग सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, उनका कानून अलग है। तो ईपीएफओ अपना खुद देखता है, पीएफआरडीए उसको रेगुलेट नहीं करता। इस कारण से कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो पीएफआरडीए ये तो कागज का शेर है, इसके पास कुछ पावर है नहीं। दैट इज अ क्रिटिसिज्म। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी अपनी पेंशन कंपनी खोल सकती है, एचडीएफसी पेंशन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन, तो उनको भी ये रेगुलेट करता है। तो सभी सरकारी और प्राइवेट पेंशन कंपनियों को रेगुलेट करता है, सिवाय के ईपीएफओ हो। अब ईपीएफओ जैसा ही सीमैन, कोल माइनर, आसाम टी प्लांटेशन वर्कर, ये सबके भी ईपीएफओ जैसे अलग कानून है। तो उनका अलग पैसा कट हो, उनका अलग सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हो, तो उन सबको भी पीएफआरडीए रेगुलेट नहीं करता है क्योंकि उनके कानून अलग है। ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस हमने सीखा, उसको ये लोग रेगुलेट करते हैं, उसपे इनकी नज़र है। उसमें जो भी एजेंट्स को कमीशन जाए, फी जाए, मतलब समझो सरकारी एम्प्लॉयी है तो उसका तो सीधा ही सरकार में वो तो जॉइन हो गया। पर मैं या आप एनपीएस जॉइन करेंगे तो हम क्या करेंगे? किसी बैंक में जाएँगे, फॉर्म भरेंगे, तो बैंक वाले को कमीशन मिलता है, तो कितना मिलेगा वो सब ये तय करेंगे। और भी जो भी ऑडिटिंग इन्वेस्टमेंट के रूल्स बनाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि पीएफआरडी इज़ नॉट ट्रूली इंडिपेंडेंट बॉडी, क्योंकि जैसे ईपीएफओ को ये रेगुलेट नहीं करता, उसी तरह हमने अभी देखा कौन-सी वो श्रम योगी मानधन ₹3000 का पेंशन। अब उसके अंदर वो आप जॉइन करते हैं तो एलआईसी में पैसा जाता है। अब एलआईसी वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा वो सरकार डिसाइड करती है, पीएफआरडीए कुछ बोल नहीं सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके चलते ये कहा जाता है कि ये ट्रूली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके पास कुछ पावर नहीं है। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब 5 मिनट का ही लेक्चर है, इसको खत्म करते हैं। 2025 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया, उसने क्या ऑब्जर्वेशन दिए पेंशन सेक्टर में? डेमोग्राफी मतलब आपकी देश की आबादी का क्या कॉम्पोजिशन है, कितने मेल, फीमेल, क्या एज प्रोफाइल है वगैरह। तो जापान में आप जानते हैं क्या तकलीफ है, बुजुर्ग ज़्यादा हैं, यंग पॉपुलेशन कम है और बच्चे तो बहुत कम पैदा हो रहे हैं। तो इस कारण से समझो उनकी जो इकोनॉमी है, उसकी जो सिस्टम है, उसमें पेंशन का बोझ ज़्यादा है, क्योंकि रिटायर्ड एम्प्लॉयी बहुत ज़्यादा है और उसके चलते उनकी नेशनल सेविंग भी कम हो रही है। क्योंकि आप सोचिए, मान लीजिए एक जापानीज़ वर्कर 5000 येन कमाता हो, उसमें से 1000 वो सेव करता होगा और पूरे देश में इतना सेविंग होगा तो लाखों करोड़ों येन सेव होते होंगे। पर समझो अब यंग वर्कर तो है ही नहीं, सब बूढ़े लोग हैं। बूढ़े को खुद को ये 1000 का पेंशन आता हो येन में, उसमें 800 तो खर्च हो जाते हो, तो 200 ही सेव करेगा ना, तो नेशनल सेविंग उनकी कम हो रही है। नेशनल सेविंग कम होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो सारा पैसा चैनलाइज़ होके जो बाकी कंपनियों के शेयर्स में, बॉन्ड्स में कहीं इन्वेस्ट होना था, बैंक के डिपॉजिट होके लोन में जाना था, वो सब नहीं हो रहा है। सो इट क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स, सेड द इकोनॉमिक सर्वे। इनने देखा ये तकलीफ हमको भी हो सकती है।
तो चीन ने 2025 में रिफॉर्म लिया कि हम रिटायरमेंट एज को बढ़ा देंगे। ये जो पुरुष है वो पहले 60 पे रिटायर होते थे, पेंशन चालू था, नहीं तुम 63 तक काम करो। महिलाओं को 50 साल पे रिटायरमेंट, नहीं तुम भी 58, 55 तक काम करो। वो डिपेंड करता है, व्हाइट कॉलर है, ब्लू कॉलर वर्कर है। व्हाइट कॉलर मतलब एक कॉल सेंटर वगैरह काम करे, ब्लू कॉलर मतलब फैक्ट्री में काम करे। तो रिटायरमेंट एज वो बढ़ा रहा है। तो वर्कर स्वाभाविक है उसका सैड इमोजी हो जाएगा, क्योंकि जो 50-60 की उम्र में पहुंचा वो सोचता हो भाई अब मैं रिटायर होके लाइफ एंजॉय करूँ, आप नहीं अभी तुम 5 साल और काम करो। फ्रांस में भी ऐसा हुआ। फ्रांस में ऐसा हुआ तो दंगे हो गए थे, राइट्स हैड अकर्ड फ्यू इयर्स बैक। भारत को भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे-धीरे नए बच्चे कम पैदा होंगे, ऐसा भविष्य में तकलीफ है। इकोनॉमिक सर्वे ने ये सजेस्ट किया है कि 15 साल पहले से अनाउंस कर देना चाहिए कि 15 साल बाद हम भी रिटायरमेंट एज बढ़ाएँगे, कि अभी मान लो अपनी वो 58 उसको बढ़ा के कर देंगे मान लो 65, और 15 साल पहले से बोल के रखना, ताकि दंगे नहीं हो। हालाँकि मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, अभी से बोलेंगे तब भी लोग धमाल तो कुछ करेंगे, और उस दिन जब होगा तब भी धमाल तो होगी। आगे बढ़ते हैं। भारत के अंदर आप याद करो, शेयर मार्केट इज़ वेरी डिपेंड, बहुत डेवलप हो चुका है। बॉन्ड मार्केट अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, वो हमने समझ लिया था पिलर 1 सी में। और पेंशन मार्केट भी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने पाया। कि जहाँ एक तरफ ये अमेरिका या ब्रिटेन के अंदर पेंशन इन्वेस्टमेंट एज़ अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 80% है। भारत के अंदर मुश्किल से 17% है। मतलब बहुत कम लोगों ने पैसा जो इन्वेस्ट हुआ होगा पेंशन द्वारा इन्वेस्ट हुआ है। इट मीन्स मैनी पीपल आर नॉट कवर्ड इन द पेंशन स्कीम्स। जो रिटायर होंगे तब ऑफ कोर्स ये फैमिली सिस्टम है, तब तक तो ठीक है कि आप अपने माँ-बाप की दरकार करते हैं। भविष्य में अमेरिका जैसा सब हो गया न्यूक्लियर फैमिली, और उसमें भी मतलब शादी-ब्याह और वो सब भी एकदम खत्म हो जाए प्रथा है, तो दिक्कत आ सकती है। कि आप कौन कौन सँभालेगा आपको जब आप बूढ़े होते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे जाता है कि ब्रिटेन में क्या तकलीफ हो गई। देखिए, मैंने आपको बताया एनपीएस क्या है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। आप कितना पैसा डिपॉज़िट करेंगे वो तय है। लेकिन पेंशन कितना मिलेगा वो शेयर मार्केट तय करेगा, कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। वैसा कि शक्तिमान और गोविंदा जब उनको बॉलीवुड में काम मिल रहा हो, तो वो एनपीएस जॉइन करे और शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होगा। ऑफ कोर्स थोड़ा बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट होगा। तो वो उनकी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन वो खुद तय करे, मैं हर साल 1 लाख डिपॉज़िट करता हूँ। फिर जब वो रिटायर हो जाए, तो उनको पेंशन चालू हो। मतलब उनके पेंशन के लिए वो खुद ज़िम्मेदार है, मैं और आप ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो ये भारत की स्कीम्स ऐसी है। ब्रिटेन थोड़ा अलग है। ब्रिटेन में सिस्टम है पे गो, पे एज़ यू गो, ये समझते हैं। तो अभी आप इमेजिन करो कि ये हम सब लोग ब्रिटेन में हैं। तो ब्रिटेन में मैं अगर होता, वर्कर होता, तो मैं जो मेरी सैलरी से मान लो वो बोले कि 10% कट होगा, तो वो शेयर बाज़ार में नहीं जाएगा। मेरी सैलरी से 10% कट होगा, पर वो शेयर बाज़ार में नहीं जाएगा। ओके, तो कहाँ जाएगा? वो सीधा चला जाएगा गोविंदा और शक्तिमान को, कि जो मान लो 10,000 की अपनी सैलरी है, उसमें जो भी 1000 पाउंड उनके वो सीधा पहुँच जाएँगे, पेंशन है तुम्हारा। और उसी तरह वो जब काम कर रहे होंगे तो उनकी सैलरी का कट होके राजेश खन्ना और देवानंद और दिलीप कुमार को गया होगा। तो यानी आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? ये जो ब्रिटेन की पेगो पेंशन सिस्टम है वो कैसी है कि न्यू जनरेशन डायरेक्टली पेज ओल्डर जनरेशंस पेंशन विदाउट टेकिंग रूट ऑफ शेयर मार्केट। शेयर बाजार में नहीं, सीधा नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को पेंशन देती रहती है। उसी तरह जब मैं रिटायर हो जाऊँ, तो आपकी जो सैलरी कटेगी उसमें से मुझे सीधा पेंशन आ जाएगा। अगर हम ब्रिटेन में हो तो की बात है। आप कहे ठीक है, हाँ, तो भले मतलब नेक्स्ट जनरेशन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी टोपी उसके सर पे चलती रहे। लेकिन अब आप जानते हैं ये चीज़ बर्बाद हो जाएगी जब आपका एज पिरामिड उल्टा हो जाता है। जापान जैसा हो गया तो क्या करोगे? कि ऊपर ओल्डर जनरेशन काफ़ी है, नीचे यंग वर्कर 1-2 ही हैं, और उसके नीचे तो मतलब 1-2 बच्चे ही हैं। तो फिर तो ये गेम सस्टेनेबल नहीं है, ये जो पेगो पेंशन है। तब पेंशन कैसे दोगे? तब पेंशन देने के लिए जो ब्रिटेन सरकार है, उसने मार्केट में से पैसा लोन में लेना होगा, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करे, दूसरे इन्वेस्टर से उधारी में पैसा लेके इन पुराने पेंशनर को देती रहे। ऐसा इटाली और ग्रीस में क्राइसिस आ चुकी है।
इकोनॉमिक सर्वे हमें आगाह करता है कि ऐसे सब डेंजर्स रहते हैं, इसलिए पेंशन के ऊपर ज़्यादा नज़र होनी चाहिए और हमें भी अपनी जो सिस्टम ऑफ कोर्स अभी तो ठीक ही चल रही है, पर इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। बस तो वी आर डन। पेंशन के अंदर जानने लायक जो चीज़ थी, वो हमने देख ली। ऑफ कोर्स 1-2 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर आज का क्लास खत्म करते हैं। कल रात वापस मिलेंगे तो समझो यही हैंडआउट चलेगा जिसके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये जन-धन योजना, मुद्रा योजना वो सब समझना है। अभी इसको और खींच के 1 घंटे मुझे और जानबूझ के मैं नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि योजनाएँ बहुत सारी होती है, देन यू विल बी ओवरवेल्म्ड और अपने शेड्यूल के हिसाब से ठीक ही चल रहा है। तो दौड़ा के गाड़ी भगाने का मतलब नहीं, तो 1-2 पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे, फिर क्लास एंड करेंगे। बाकी टाइम आप ये हैंडआउट पढ़ो, सो जाओ, कल सुबह रिवाइज़ कर लेना और फिर कल रात को आगे का पढ़ेंगे, जो हैंडआउट ऑलरेडी आपके पास है। चलिए 1-2 पीवाईक्यू देख लेते हैं आसान वाले। हुँ, ओके। आई गिव यू 40 सेकंड, इस पे आप सोचिए जनधन नहीं, जन आरोग्य योजना में क्या मिलता है? ऑलराइट फ्रेंड्स, सो व्हाट डू यू थिंक जन आरोग्य योजना में क्या मिलता है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। श्रेया, आनंद, शिवांत, मनीष, तनु, साक्षी, रॉबिन, महाश्वेता, सुमित, सुदर्शन, शीतल, अनु, कुणाल, अंकित, अभिषेक, गोमती, जिग्नेश, नेहा, अनिल, निशा, अंकुर, ऋषांक, रोमन, अभिजीत, गौरव, साक्षी, एलिना, सौरभ, सर्वज्ञ, मयंक, ओम, धनराज, मोहम्मद, नंद, वैभवी, आसफा, धीरज, योगेंद्र, सनी, निशिता, रवि, रौनक, अमर, अल्फ्रेड, साक्षी, आशुतोष, अरविंद, शान, आसफा, सरगम इन अदर्स करेक्ट आंसर्स। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आर कवर्ड बाय, आपको ऑलरेडी डायबिटीज है, ऑलरेडी कैंसर है, तो भी डे 1 से आपको ट्रीटमेंट करेंगे। कैशलेस, पेपरलेस है, सब मैंने आपको बताया। जो फोर्थ क्या बोलता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नॉट कवर, वो गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। तो द आंसर इज 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या वकील बन जाते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट आप देखो। थर्ड बोलता है गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर। अब कुछ लोग कहेंगे पर फैमिली तो क्या देश में जो भी 100 करोड़ लोग हैं सबको तो थोड़ी मिलता है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वाले 10 करोड़ को ही फैमिली को ही मिल रहा है, यानी ये 3 भी रॉन्ग है। फिर वो उलझ जाते हैं क्योंकि 1 टू 4 ऑप्शन है नहीं, फिर वो कुछ और तुक्के मारे। तो जनरल सेंस में पूछा है, इतना दिमाग खर्च नहीं करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, ये ईपीएफओ में पूछा सब्रोगेशन क्या है? अगेन आई गिव यू 40 सेकंड, सोचिए। So what do you think? What is the answer? Voting line timer starts in 3, 2, 1 start. आकाश, तुषार, चंचल, शिवा, नित्या, अफजल, शिवम, अनुपम, आशुतोष, अंशिका, नजीर, कामाक्षी, बादशाह, जयदेव, अभिषेक, हर्ष, रोहित, अनुराग, अमन, अंकित, सैनी, जैविक, ऋतुनंदन, संभवी, आयुष, तनु, रुचि, साध्वी, हरिओम, सुशांत, नफीसा, निश्चय, फिर आल्फ्रेड, रौनक, मऊ, सनी, ऋषि, उत्कर्ष, नंद, आनंद, आर्या, साक्षी एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। सब्रोगेशन क्या था कि मान लो कंपनी ए के अंदर फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया और
ऑफकोर्स एलआईसी तो जनरल इंश्योरेंस नहीं बेचती, वो लाइफ इंश्योरेंस ही बेचती है, पर आपको आसानी से विजुअलाइज हुआ इसलिए मैंने एलआईसी का फोटो डाला है। तो वो उसको 5 करोड़ देगा। तो जो इंश्योर्ड था, क्लाइंट था, वो तो प्रोटेक्ट हो गया। लेकिन फिर एलआईसी इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई ब्लास्ट क्यों हुआ था? पता चले कि कंपनी बी ने जो बॉयलर या कुछ मशीनरी दिया था उसमें फॉल्ट था, उसके कारण ब्लास्ट हुआ। तो एलआईसी कंपनी बी से रिफंड ले लेगा कि तुम्हारे चलते नुकसान हुआ तो तुम हमको पैसा दो। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। मतलब यहाँ पर इंश्योर्ड मतलब क्लाइंट और इंश्योरेंस कंपनी मतलब एलआईसी दोनों को प्रोटेक्ट करता है ये सिद्धांत। इस कारण से जवाब होगा क्या बी, रिफंड फॉर द इंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी, दोनों को ऐसा मतलब रिकवर हो जाएगा। बी ऑप्शन भी लगता है इंश्योर्ड का क्षतिपूर्ति होगा, पर बी इज मोर अप्रोप्रिएट क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिवली उस चीज को बताता है। ये पूछा 2023 में ईपीएफओ में। मैं पढ़ रहा हूँ तो जितने साल से पढ़ रहा हूँ 10 12 15 साल से वो हैंडआउट में था ही। आप समझो 10 साल तक पढ़ा हो तो एक बार वो प्रश्न आता है। ऐसा कई कई सारे आपको प्रश्न दिखे। So yes, handout is lengthy, but the point is economy is not like हिस्ट्री की। हर साल जैनिज्म बुद्धिज्म का सवाल आएगा। अच्छा ऐसा आएगा कुछ मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी का, अपन बाकी बहुत सारी चीज आएगी तो कोई चीज 3 साल नहीं पूछी तो आजीवन नहीं पूछेंगे। ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं उनकी वो सब गेस्ट मास्टर गिरी से आप बचे। बाकी कल रात मिलते हैं, आगे की जो योजना है फाइनेंशियल इंक्लूजन की खत्म करते हैं। आपका होमवर्क है ये निपटा दो भाई, क्योंकि समझो ये भी अब स्टैटिक चीज ही हो गई ना। जो होना था हो गया, ये योजनाएं हैं, बजट भी आ गया, उसमें भी 2 4 चीजें बोली है जो कल हम निपटा देंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लेक्चर में। कुछ नया तो कुछ है नहीं, बस रट के खत्म करो। मंगल बुध को इसकी टेस्ट होगी, उसमें मार्क्स आ गए, फिर सीधा एग्जाम की अगली रात को इंडेक्स ही देखना है, उसमें जो टॉपिक याद नहीं आए उतना ही पढ़ना है, खत्म। तो सी यू टुमारो नाइट, लेट्स